बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4। इसके अंदर आज डिस्कस करना है एवेपोरेशन। तो इसके अंदर एवेपोरेशन की डिफाइन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फैक्टर और साथ में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड आते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एवेपोरेशन क्या है। एवेपोरेशन की अगर डिफाइन करें, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। स्पॉन्टेनियस यानी कि वो काम जो खुद ब खुद होता है, जिसके लिए यानी कि आपको करवाने के लिए आपको कोई इतनी खास एनर्जी या कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस होता है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर के वेपर्स, लिक्विड का वेपर्स के अंदर चेंज होना एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की सरफेस से, लिक्विड जो है वो सरफेस से उसके जो वेपर्स बन रहे हैं, और जो टेम्परेचर है वो कोई भी हो सकता है। जो उसको आप लिक्विड है उसको जो टेम्परेचर गिवन करेंगे, उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर फेज के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। तो ये इसकी सिंपल सी डिफाइन थी, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड into its vapor। यहाँ पे मतलब ये भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं, into its vapor phase at the surface of liquid at given temperature is called evaporation। ये आपके पास मींस के एक बीकर है, इसके अंदर यहाँ पे देखें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और लिक्विड की सरफेस के ऊपर इनका वेपर्स में अंदर कन्वर्ट होना, इसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एस्केप होते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सरफेस फिनोमेना। आप जानते हैं इनके इस प्रोसेस को समझने के लिए कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा जो है वो मोशन में होते हैं, यानी कि ये इसकी एग्जांपल कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हर वक्त जो है वो मोशन में होते हैं, और इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी स्लो होती है, लो होती है, और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो होती है वो स्लो मूव करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। तो इसलिए हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस के ऊपर आएंगे, इसको इस तरह, यानी कि ये मॉलिक्यूल वो हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस से आते हैं तो सरफेस से ये क्या हो जाते हैं? एस्केप, यानी कि अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं। और इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है, कि जैसे ही मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाले सरफेस पे आते हैं तो वहां से वो क्या हो जाते हैं? एवेपोरेट हो जाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक के एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। नेक्स्ट है आपके पास एवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसकी आप डिफाइन भी करें तो आप यूं डिफाइन करेंगे कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एवेपोरेशन किस तरह एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसको जरा समझना है। इसके लिए आपको एनर्जी जो है वो नीड क्यों होती है? मैंने आपको कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं और उनकी एनर्जी होती है वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि हर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। अब सरफेस फिनोमेना में आपने ये देखा कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से एस्केप हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में। तो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर लेफ्ट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। तो अब होगा क्या? यानी कि ये आपके पास सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से क्या होता है कि सराउंडिंग से ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास एवेपोरेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
कि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर होती है कि ये लिक्विड अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट से एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर, कि आपके पास जो एवेपोरेशन है ये ऑल टेम्परेचर पे इसलिए कंटिन्यू होता है क्योंकि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो लो है तो जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इसको थोड़ा समझना है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, लो होगी। इनके वो एस्केप तो होंगे लेकिन कम अमाउंट में होंगे, उनका जो एवेपोरेशन रेट है वो बहुत लो होगा। दूसरा केस यहाँ पे ये आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर आपके पास हाई है, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है, तो लिहाजा वहां पे एवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर मींस के क्योंकि ये हाई एनर्जी हो या लो एनर्जी हो, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन में रहते हैं और जैसे ही उनकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होती है तो वो सरफेस से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एवेपोरेशन जो है कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर। अब भी आगे जाके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम ये बात करेंगे तो वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस मींस के एवेपोरेशन है वो आपके पास क्या करता है, वो कॉज कूलिंग, यानी कि ये आपके पास एक जो प्रोसेस है वो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। वो किस तरह करता है, इसी एग्जांपल को आप दोबारा रिकॉल करें। मैंने ये कहा कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एस्केप हो जाएंगे तो ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल एनर्जी कहां से लेंगे, सराउंडिंग से। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे ये जो आपका रीजन है यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा जिससे वहां पे वो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो कॉज कूलिंग, के वो एक कूलिंग प्रोसेस है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक के एक सरफेस फिनोमेना है। उसके बाद एंडोथर्मिक है, एनर्जी अब्सॉर्ब है। इसके बाद कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन है, ज्यादा हो या कम हो वो एनर्जी के रिलेट होगा। उसके बाद है कूलिंग प्रोसेस। अब लास्ट पे है ये फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी तौर पे याद करना है कि आ जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेपोरेशन, तो उसमें आपने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन रेट, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो पहला आपके पास जो फैक्टर है वो है सरफेस फिनोमेना, मींस के आप उसको सरफेस एरिया कह सकते हैं कि आपके पास ये तो लिक्विड है, ठीक है। तो देखिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स यानी कि ज्यादा उनको चांस मिलेंगे यहां से एस्केप होने के। तो इसलिए जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया के साथ जो एवेपोरेशन रेट है वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो इसके एग्जांपल इनके चाय की आप ले लें कि आप कप के अंदर या एक बड़े बाउल के अंदर कप, जो आपके पास चाय का कप है या चाय जो है वो गर्म है, या कोई भी आप हॉट वाटर ले लें, तो हॉट लिक्विड ले लें, कोई भी एग्जांपल आप ले लें। तो टी जो है वो कप और जो बाउल दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो बाउल के अंदर वो जो टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। रीजन क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो गए हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी डिक्रीज हो गया, जल्दी कम हो गया है। तो लिहाजा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन रेट उतना ज्यादा होगा। इसके एग्जांपल ये भी देख लें कि फर्श के ऊपर देखें पानी खड़ा होता है, एक जगह पे अगर खड़ा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा उसको इनके ड्राई होने में, खुश्क होने में। अगर आप उसी पानी को थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, तो वो आप देखते हैं वो जल्दी क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो ये पहला फैक्टर कि सरफेस एरिया एवेपोरेशन पे किस तरह इफेक्ट करता है।
दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, ये पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैंने कहा टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, ज्यादा होती है जब आपके पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी मींस के कम होगी कब, जब उस कोई भी आपके पास जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए वो सरफेस से ज्यादा स्केप हो जाते हैं और जो लेफ्ट बिहाइंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से इवेपोरेशन रेट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखें आप सर्दियों में अगर कपड़े ड्राई करने के लिए आप बाहर या कहीं भी आप फेंकते हैं, ठीक है, तो वो इतना जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप देखें गर्मियों के अंदर क्या करें कि गर्मियों के अंदर कपड़े को आप गीला करें और उसको धूप पे सूखने के लिए डाल दें, तो क्या होगा, वो फौरन यानी कि कुछ देर के बाद ही आप देखेंगे वो फुल उसके अंदर जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो चुका होता है। तो इसलिए क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और सर्दियों के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए ये इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेट है। नेक्स्ट पे है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर जो आपने मेन बात करनी है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतना इवेपोरेशन रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर फोर्सेस ज्यादा हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स को एस्केप करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना इवेपोरेशन रेट क्या होगा, लो होगा। तो मींस कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन की एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होती है, कम होती है, यानी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास डाइमिथाइल ईथर है और मिथाइल अल्कोहल जो है, और उसके बाद तीसरा लिक्विड जो है वो आप वाटर को ले लें। तो ये तीन लिक्विड्स हैं, तो जो सबसे ज्यादा यानी कि जिसका इवेपोरेशन रेट होगा वो होगा आपके पास डाइमिथाइल ईथर का, उसके बाद इथाइल अल्कोहल, और सबसे कम जो इवेपोरेशन रेट होगा वो वाटर का होगा। इसकी रीजन आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट जो है वो वाटर का क्या है, कम है। और डाइमिथाइल ईथर चूंकि ये एक तो आपके पास है, इसके अंदर जो फोर्सेस हैं बहुत वीक हैं, तो जब वीक फोर्सेस होने की वजह से इसका इवेपोरेशन रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपने एग्जांपल इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ईथर का वाटर से इवेपोरेशन रेट ज्यादा क्यों होता है। तो आपने सिंपल ये बताना है कि ईथर के अंदर फोर्सेस वीक और वाटर के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड को, यानी कि जो लिक्विड की क्वांटिटी है उसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है मींस के वाटर, और वाटर आप 1 मोल वाटर का जो है वो आप लिक्विड से वेपर्स यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो अमाउंट, जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास 44.1 किलो जूल जो है, ये टेम्परेचर भी अगर आप लिखना तो वो भी लिख सकते हैं एट 25 सेल्सियस के ऊपर। तो ये जो आपको अमाउंट मिली है इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, के लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की अमाउंट रिक्वायर होती है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं के अंदर इनका आंसर है। पहला इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो इसमें आपने यही बताना है क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एस्केप लीव करते हैं और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में रह जाते हैं। तो अब लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जिससे एवेपोरेशन क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे कंटिन्यू क्यों होती है, क्योंकि ये एक तो सरफेस फिनोमेना है, इसके अंदर आपने ये बात बतानी है। दूसरा ये कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और ज्यादा एवेपोरेशन रेट होगा। कम भी टेम्परेचर है लेकिन एवेपोरेशन रेट होगा, बेशक स्लो है लेकिन एवेपोरेशन रेट किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है। तो उसमें आपने सरफेस फिनोमेना की बात करनी है और ये बात करनी है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। नेक्स्ट अर्थनवेयर वेसल्स की वाटर कूल, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ये क्या है, पानी को ठंडा, घड़ा जो है पानी इसके अंदर ठंडा क्यों रहता है, इसकी रीजन सुन लें। अर्थनवेयर वेसल्स में यानी कि इसकी डायग्राम यानी कि आप बना लें कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। इसकी आपको सरफेस देखें तो इसके अंदर यानी कि जो मिट्टी है इसके अंदर पोर्स होते हैं और ये जो फिनोमेना ये होता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है इन पोर्स से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फिर ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ज्यादातर अर्थनवेयर वेसल मींस के ये जो होते हैं ये हीट इंसुलेटर यानी कि हीट को अंदर पास आउट होने नहीं देते, इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। बहुत कम यानी कि ऐसी क्वांटिटी होगी कि हीट अंदर जाएगी, अदरवाइज ये सरफेस से हीट एस्केप यानी कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो जाते हैं और जो लिक्विड बाकी रह जाता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत लो होती है। इस वजह से वो जो पानी होता है वो हमें ठंडा यानी कि वो हमें कूलिंग या ठंडा फील होता है, इसलिए क्योंकि वहां से पोर्स में से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। दूसरा इसके अंदर आप ये बता सकते हैं क्योंकि वो इंसुलेटिंग के तौर पे काम करता है और वो हीट को अपने अंदर जज़ब नहीं होने देता। और इस वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ, यानी कि नहाने के बाद इंसान जो है वो पंखे के नीचे आता है तो उसको ठंडक फील क्यों होती है। देखिए नहाने के बाद क्या होता है कि नहाने के बाद जो आपके पास लिक्विड है मींस के वाटर है उसकी एक लेयर्स आपकी बॉडी के ऊपर आ जाती है और वो जो लिक्विड की लेयर्स है वो जो वाटर की लेयर है वो क्या करती है कि जब एयर मींस के पंखा जो है वो चल रहा होता है तो एयर आपको पता है एयर की वजह से भी आपको एवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है। जितनी एयर ज्यादा होगी मींस की आवाज ज्यादा होगी उतना एवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब ये जो लेयर मींस के हमारी बॉडी के ऊपर है ये बॉडी में से हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके इस सरफेस से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है। इस सरफेस से वो लेयर जिनके जो लिक्विड है जो वाटर की लेयर है जब एस्केप होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा और इससे हम सराउंडिंग वाला टेम्परेचर जो है उसको हम गेन करेंगे, जिससे हमें क्या होती है वो कूलिंग फील होता है कि वो हमें ठंडक फील होती है क्योंकि हमारी बॉडी में से जो हीट वाटर ने क्या किया है, एब्जॉर्ब की है। तो ये चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन से पहला कि एवेपोरेशन काज कूलिंग, उसमें आपने बताना है कि मोशन में होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं और पीछे मॉलिक्यूल जो है वो लो एनर्जी वाले रह जाते हैं। उसके बाद ऑल टेम्परेचर पे इसका मैंने आंसर यहाँ पे भी आपको दे दिया था, ठीक है। और ये अर्थनवेयर वेसल्स पोर्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड यानी कि पीछे रह जाते हैं। उसके बाद नहाने के बाद वही बात हुई कि जब लिक्विड जो है आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद होगा वो आपकी बॉडी में से हीट एब्जॉर्ब करके वो एस्केप तो हो जाएगा लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जिससे आपको ठंडक फील होगी। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट सरफेस एवेपोरेशन, उसकी डिफाइन और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फैक्टर और लास्ट पे ये चंद शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।